बात निकाय चुनाव की भी कर लेते हैं। गाजियाबाद के लोनी में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की जनसभा है। आज निकाय चुनाव के चलते जनसभा का आयोजन किया गया है। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे जयंत चौधरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के लोनी में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की आज जनसभा है। निकाय चुनाव के मद्देनजर जयंत चौधरी की सभा का आयोजन किया गया है। बात हिमाचल प्रदेश के रण की भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव प्रचार करेंगी मायावती। बसपा प्रमुख मायावती की सोलन में चुनावी जनसभा होगी। सोलन की बद्दी तहसील में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से 53 पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इसी के चलते मायावती आज सोलन में अपने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगी। और अब बात प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप की। उत्तर प्रदेश में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्थिति विकराल हो चली है, व्यवस्था बिगड़ रही है, जिसे संभालने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है। क्योंकि हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के निर्देशों के बाद भी प्रशासन सुधरने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कहना पड़ा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और अब विधायक सवाल उठा रहे हैं। डेंगू का डेंजरस वार, प्रदेश में हाहाकार। प्रशासन की लापरवाही जारी, अपनों के निशाने पर सरकार। डेंगू के कातिलाना वार ने पूरे प्रदेश में वो स्थिति तैयार की है जिसने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी। शुक्रवार तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अब सत्ताधारी भाजपा के विधायकों ने आवाज उठाई है कि प्रशासन गुमराह कर रहा, व्यवस्था बिगड़ रही। दरअसल सुल्तानपुर में मलेरिया के केस लगातार बढ़ रहे, लेकिन फॉगिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। जिले में फॉगिंग के लिए सिर्फ 2 मशीनें हैं, एक खराब है और दूसरे की पैकिंग तक नहीं खुली। जनपद में 2 फॉग मशीन है। एक फॉग मशीन मलेरिया विभाग की अभी उसकी खुली भी नहीं है। दूसरा नगर पालिका है, उसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने बताया, सभासद ने, कि वो बहुत घटिया क्वालिटी की है, क्योंकि उसमें कमीशन खोरी हुई है, वो कभी चली ही नहीं है। ये हाल तब है जबकि डेंगू की स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हैं, मीटिंग कर हालात का जायजा ले रहे, निर्देश दे रहे, लेकिन स्थिति बदलती नहीं। उत्तर प्रदेश में अब तक डेंगू के 8011 केस रिपोर्ट किए गए, 10 लोगों की मौत हो चुकी। 24 घंटे में ही 221 केस सामने आए। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 1171 केस मिले, लखनऊ में 1058 केस, गाजियाबाद में 513 केस, अयोध्या में 458 केस, जौनपुर में 371 केस और कानपुर में 141 केस सामने आए हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो डेंगू को लेकर उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ रही। ये बात और है कि सरकार कह रही कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा। ये जो भी बीमारी या संचारी रोग है, इससे निपटने के लिए हमारा पूरी सरकार सचेत है और अपनी जिम्मेदारी से सभी अधिकारीगण काम कर रहे हैं और कोई लापरवाही कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन क्या वाकई शासन स्तर पर निर्देश दिए जा रहे हैं, वो धरातल पर उतर रहे हैं और क्यों भाजपा के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं? औरैया की तस्वीर देखिए, यहाँ अब तक डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड नहीं बनाया गया। औरैया में ब्लड बैंक के मरीजों को ब्लड तक नहीं मिल पा रहा। नतीजा, औरैया से मरीजों को कानपुर रेफर किया जा रहा। अस्पताल में इंतजाम के लिए सबसे पहले हम लोगों ने टैबलेट, पैरासीटामोल की टैबलेट हमारे पास है देने के लिए, और हमारे पास जो टेस्ट है जिसमें हमारे पास सीबीसी प्लेटलेट हो रहा है, जिसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि नहीं। और दूसरा डेंगू के लिए भी टेस्ट हम करा रहे हैं, किट से भी करा रहे हैं, और आईजीजी और आईजीएम एलाइजा वगैरह भी हमारे पास करा रहे हैं। संत कबीर नगर की तस्वीर औरैया से ज्यादा खराब है। यहाँ के मैदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जगह कुत्तों ने डेरा डाल रखा है। ये तस्वीर बताती है कि प्रशासन डेंगू को लेकर कितना अलर्ट है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर में डेंगू से स्थिति बिगड़ रही। कानपुर में पिछले 24 घंटे में
36 नए केस मिले, जिन्हें लेकर कानपुर के सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन का दावा है कि 40 से ज्यादा टीम डेंगू से मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। केसेस बढ़े हैं कि चूँकि डेंगू के केसेस आए हैं और उसके बाद हमारी टीमों ने भी चारों तरफ सक्रियता से कार्य किया है और उसमें सोर्स रिडक्शन और ये जो सैंपलिंग का कार्य है ये ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से भी सैंपल्स बढ़े हैं हमारे और उसकी वजह से भी केसेस आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय केसेस बढ़े हुए हैं। कानपुर में नालियों की सफाई, एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव किया जा रहा। ये तस्वीर बताती है हाईकोर्ट और योगी सरकार की सख्ती का कुछ हद तक असर तो हुआ है, लेकिन अभी धरातल पर बहुत ज्यादा काम करने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कर लेते हैं शुक्रवार रात को गिरफ्तार हुए माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की। शनिवार को जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड की मंजूरी दी। अब 12 नवंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा अब्बास अंसारी। इस दौरान अब ईडी अब्बास अंसारी से जांच का दायरा बढ़ाएगी और अब्बास अंसारी को लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और बाकी ठिकानों पर लेकर जाएगी, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जिला जज संतोष राय ने ईडी और अब्बास अंसारी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अब्बास से गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब्बास को ईडी के दफ्तर में रखा गया है, जहां अब्बास के वकीलों ने ईडी के अफसरों के जरिए उसके लिए जरूरी सामान भेजा। और ईडी को रिमांड मिलने के बाद अब्बास अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कटाक्ष किया और कहा कि अब इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। आपको सुनवाते हैं। हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में एचएमए ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद कंपनी के मालिक जुल्फिकार भुट्टो पर कानूनी शिकंजा कस गया है। आपको बता दें कि देश की टॉप मीट एक्सपोर्टर एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उसके भाइयों ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। साथ ही आपको यह भी बताएं कि टैक्स में हेराफेरी को लेकर आयकर विभाग ने जुल्फिकार के घर, दफ्तर और कई ठिकानों पर छापा मारा। इस बीच कश्मीरी गार्ड के साथ फोटो सामने आया, तो वहीं एचएमए ग्रुप के मालिकों के पाकिस्तान दौरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद अब खुफिया एजेंसी अलर्ट पर हो गई हैं। लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर, जहां गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव का आज फैसला आएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कुल 14 टेबल पर 32 राउंड में मतगणना होगी। उपचुनाव के नतीजों को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में 53.35% वोटिंग हुई थी और उपचुनाव में 2,23,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। और आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 14 टेबल लगाई गई हैं और 32 राउंड में यह मतगणना पूरी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गोला में कौन बाजी मारेगा, अब यह देखने वाली बात होगी। आज जनादेश आएगा। 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर। हालांकि बसपा और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतगणना स्थल की, जहां पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां कर रखी हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। और कौन बाजी मारता है गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में, यह आज साफ हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट का फाइनल फैसला आएगा तो भाजपा की विजय या फिर समाजवादी पार्टी की जीत का संदेश लाएगा, क्योंकि गोला सीट पर मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच है। मतगणना के लखीमपुर में मंडी परिसर में होगी मतगणना, जहां पर पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गोला का फाइनल फैसला, कौन मनाएगा जीत का जश्न? जनता का आदेश, किसकी रणनीति पर उठाएगा प्रश्न? जैसे जैसे मतगणना का वक्त करीब आ रहा, गोला विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सुबह 8 बजे लखीमपुर नवीन मंडी परिसर में मतगणना शुरू होगी, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना से पहले ही मंडी स्थल को छावनी में बदल दिया गया है। मंडी लखीमपुर में यहाँ पर एसएसबी की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं स्ट्रांग रूम में। 139 विधानसभा गोला में 3 नवंबर को मतदान हुआ था और कल 6 नवंबर को मतगणना शुरुआत हो जाएगी। यहीं पर हम खड़े हैं 6 नंबर पंडाल में, जहां पर ये मतगणना पंडाल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था गोला गोकर्णनाथ में, यहाँ पर कल सुबह 8 बजे मतगणना जो है स्टार्ट हो जाएगी। मंडी परिसर में काउंटिंग के लिए कुल 14 टेबल लगाए जाएंगे और कुल 32 राउंड की मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग टेबल पर की जाएगी। मतगणना स्थल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा यहाँ टियर 3 रहेगी हमारी, और गाइडलाइंस के अनुरूप हमारे 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और 32 राउंड में हमारी टोटल होगी। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे मजिस्ट्रेट्स भी लगे हैं और एसएसबी यूनिट भी लगी हुई है। एक सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों के बुरे नियम के अनुरूप हम लोगों ने लगा रखी है। माना जा रहा है कि रविवार को दोपहर बाद तक चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि गोला उपचुनाव में कुल 7 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर है। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच माना जा रहा, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे। उसका असर भी नतीजों पर दिख सकता है। दरअसल गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 3 नवंबर को 57% से ज्यादा मतदान हुआ और इससे भी भाजपा उत्साहित है। जिस तरह के रुझान हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा और जनरल आप के द्वारा माध्यम से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, उसमें अच्छा पोलिंग, मुझे लग रहा है कि एवरेज से अच्छा पोलिंग की संभावना लग रही है जो अब तक का ट्रेंड आया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है। पिछली बार से जितने वोटों से जीते थे उससे अच्छे वोटों से इस बार अमन गिरी चुनाव में जीतेंगे। दरअसल गोला सीट भाजपा के लिए साख का सवाल है, क्योंकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद सीट खाली हो गई, जिसके बाद उपचुनाव में भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया था, जिनका दावा है कि जनता उनके साथ है। तस्वीर बस एक ही है, हर जगह जहां जाइए बस कमल 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 ही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बहुमत से जीत रही है। अरविंद गिरी जी का नाम सदा ऊंचा रहेगा। ये गोला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है, उनके नाम को अमर रखना है, वो अमर रहेगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए बीती 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी भगवान के दर पर हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर रविवार की सुबह जनता का फैसला सुनाया जाएगा तो नतीजे उनके हक में आए। क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो ये भरोसा पूरा तय हो जाता है कि चुनाव हम जीतेंगे। जनता के दम पर चुनाव जीता जाता है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी। फिलहाल दावों का दौर जारी है और नजर रविवार को आने वाले नतीजों पर है कि कौन जश्न मनाएगा, किसे जनता संघर्ष की राह पर अपनाने का आदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव का घमासान शुरू हो गया है। उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा में मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव होगा। 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं मैनपुरी उपचुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पैनल में 3 नाम अखिलेश यादव को भेजे गए हैं और अखिलेश यादव इन
नामों को फाइनल करने पर मंथन कर रहे हैं। तो जल्द होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक। रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा चुनाव 5 दिसंबर को होगा। उसको लेकर अब उम्मीदवारों के नाम पर मंथन में पार्टियां जुट गई हैं। जल्द होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट और हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा मिलने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके साथ ही सियासत का पारा हाई है और अखिलेश आर्मी का जोश भी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठक की, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया। इधर भाजपा भी प्लान तैयार कर रही है। बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले क्योंकि बसपा की रणनीति उपचुनाव में खेला कर सकती है। दोनों सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लाल किले की लड़ाई, अखिलेश आर्मी का जोश हाई, समाजवादी गढ़ की जंग, भगवा या लाल रंग, बसपा की रणनीति किसे दिलाएगी जीत। फिर समाजवाद के गढ़ में चुनाव का बिगुल बजा है और दांव पर है सैफई परिवार की साख, क्योंकि इस बार जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा वो सिर्फ समाजवाद का गढ़ नहीं, बल्कि इसमें से एक सीट मैनपुरी की समाजवादी पार्टी को सियासत के शिखर में स्थापित करने वाले मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र रही और नेताजी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। जबकि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान की विरासत जुड़ी है, जिन्हें हाल ही में हेट स्पीच मामले में अयोग्य ठहराया गया। दोनों ही सीट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की भावनाओं से जुड़ी हैं और शायद यही कारण है कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठक बुला ली, रणनीति पर चर्चा की, प्रत्याशियों पर मंथन किया और साथ ही कार्यकर्ताओं को समाजवाद के गढ़ में जीत का संदेश दिया। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, चूंकि मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते आए हैं और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर कौन सा चेहरा समाजवादी पार्टी उतारेगी, ये बड़ा सवाल है। इस सीट पर चुनाव ये भी तय करेगा कि अखिलेश यादव क्या अपने परिवार को राजनीतिक रूप से एकजुट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में। ऐसे में अखिलेश यादव उनको मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का चेहरा बनाएंगे या किसी और परिवार के सदस्य को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अभी तय नहीं है कि मैनपुरी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी या फिर रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा कि मैनपुरी सीट पर सैफई परिवार से कोई उम्मीदवार होगा। जानकारी के मुताबिक दोनों सीटों के लिए 3 नामों का चयन किया गया है, जिनका खुलासा पार्टी जल्द कर सकती है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक, धरतीपुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से वो लोकसभा की सीट खाली हो गई है और वहाँ समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी। प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। मैनपुरी सीट पर साल 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव यहीं से सांसद चुने गए। 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में बलराम यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए, जबकि 2004, 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। वहीं अगर रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो साल 2002, 2007, 2012 और 2017 के साथ साथ 2022 में आजम खान विधायक चुने गए। दिलचस्प बात यह है कि मैनपुरी संसदीय सीट हो या फिर रामपुर विधानसभा सीट, दोनों ही सीटों पर सत्ताधारी भाजपा अब तक अपना कमल नहीं खिला पाई है। ऐसे में अब भाजपा की नजर दोनों ही सीटों पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यकीन है कि दोनों क्षेत्रों की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। देखिए, मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है, हम सब के नेता और इस देश के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद ये चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरा मैनपुरी इस चुनाव को लड़ेगा और नेताजी को शायद सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी
कि मैनपुरी बिना कोई जात पात धर्म देखे हुए मैनपुरी की जनता एकदम एक मुश्त है, एक साथ है। और नेताजी के स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उसको समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, मैनपुरी की जनता उसको एक तरफा वोट देने का काम करेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि इसी साल विधानसभा चुनाव के ठीक बाद हुए रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ थी और दोनों ही सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। ऐसे में अब जब फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव का बिगुल बजा है तो भाजपा उत्साहित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जिस रामपुर को किला कहा जा रहा था, जिस आजमगढ़ को किला कहा जा रहा था, उन किलों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन किलों को ढहाया है। तो उसी तरह से रामपुर के विधानसभा चुनाव में और मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सफलता प्राप्त होगी, यह सुनिश्चित है। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर बसपा की रणनीति भी बड़ा खेल कर सकती है, कुछ वैसा ही जैसे आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। तब बसपा ने आजमगढ़ में अपना उम्मीदवार उतारा था, जबकि रामपुर लोकसभा उपचुनाव से बाहर रही थी, जिसका नुकसान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को हुआ। अगर इस बार भी बसपा अपना उम्मीदवार उसी रणनीति पर उतारती है तो इसका असर भी चुनाव के नतीजों पर दिखेगा। हालांकि अभी तक साफ नहीं कि बसपा की रणनीति क्या होगी। देखिए, ज़्यादातर वैसे ऐसे चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतती है, लेकिन और जो हमारा बाई इलेक्शन लड़ने का वो कुमारी बहन मायावती जी इसका फैसला लेंगी। पर जो पीछे जो बाई इलेक्शन हुआ था, जो आजमगढ़ का जो चुनाव हुआ है, हम बिल्कुल भाजपा के बराबर टक्कर पे खड़े थे और तीनों का थोड़ा थोड़ा फासला था। तो इन दोनों जगहों पे अगर कुमारी बहन मायावती जी चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी बिल्कुल ताकतवर होकर और बीजेपी को हराने की स्थिति में रहेगी। जाहिर तौर पर मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के साख से जुड़ा है और मुलायम सिंह यादव के नाम और आजम खान की विरासत के बाद भी राह उतनी आसान नहीं जैसा समाजवादी पार्टी के दावों में नजर आता है। समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि मैनपुरी सीट के लिए पूरा परिवार एकजुट है, फिर चाहे वो शिवपाल यादव हो या उनके बेटे आदित्य यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ कार्यक्रम की भी कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी, बलिया और चंदौली का दौरा रहेगा। वाराणसी, बलिया और चंदौली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे सीएम। बलिया में पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद बलिया में पुलिस लाइन में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा बलिया में सीएम योगी की एक जनसभा भी है, जिसको सीएम संबोधित करेंगे। तो वहीं चंदौली में भी सीएम योगी की एक विशाल जनसभा होगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे बलिया पहुंचेंगे सीएम गोरखपुर से। सुबह 11:10 से 11:20 तक पूर्व पीएम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सुबह 11:25 से 12:25 तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:30 बजे निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सुबह 10:30 बजे दोपहर 1:35 पर चंदौली पहुंचेंगे सीएम योगी बलिया से हेलीकॉप्टर के जरिए, जहां दोपहर 1:45 से 3:15 तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और भी तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 3:15 से 3:35 बजे तक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। इसके बाद शाम 4:20 से 4:40 के बीच स्थानीय भ्रमण पर जाएंगे। शाम 4:45 बजे चंदौली से वाराणसी हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे सीएम योगी और शाम 5:05 पर वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां 5:15 बजे सर्किट हाउस में सीएम बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। इस बार देव दीपावली पर काशी नगरी में दिव्य नजारा दिखने वाला है। पूरी काशी में 10 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, जबकि बाबा विश्वनाथ का दरबार 80 लाख रुपए के फूलों से सजाया जाएगा। दुल्हन की तरह सजेगी काशी। देव दीपावली पर क्या खास
कार्यक्रम होगा, क्या खास तैयारियां की गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इसी की समीक्षा बैठक करने सीएम योगी आज वाराणसी जाएंगे। देव दीपावली को लेकर धर्मनगरी काशी को सजाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 7 नवंबर को काशी में इस बार 1000-2000 नहीं बल्कि पूरे 10 लाख दियों से बनारस के गंगा घाट जगमगाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। वहीं बाबा विश्वनाथ मंदिर को भी 80 लाख रुपए के फूलों से सजाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेगा। लगभग 80 लाख रुपए के खर्चे से इस पूरे मंदिर की फ्लावर डेकोरेशन कराई जाएगी, जो हमारी 7 और 8 तारीख दोनों दिन रहेगी। तो जो भी लोग आएंगे उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो भव्य दरबार जैसा उद्घाटन के टाइम पे हम लोगों ने सजाया था, वैसी ही सजावट इस देव दीपावली पे है। जबकि देव दीपावली पर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा महाआरती इस बार नारी शक्ति के अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 51 देव कन्याओं की ओर से मां गंगा की आरती की जाएगी। 21 ब्राह्मण रहेंगे, 42 देव कन्याएं रहेंगी और राष्ट्रवाद को समर्पित ये कार्यक्रम में अमर जवान ज्योति के प्रतिकृति के सम्मुख भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रीत चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ गंगा घाट पर इंडिया गेट की आकृति बनाई गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।